हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन को, इस चैप्टर के जो पहले के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग पहले वीडियो में बना चुके हैं। अब जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 से, उसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि 3 बिंदुएं 4, 6, 8 के और 12-6 संरेखी है। अब आपको संरेखी का मतलब समझना होगा कि अगर आपको कह दिया जाए कि संरेखी है, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि एक बिंदु को आप ए मान लो और इसका कोऑर्डिनेट 4, 6 है। दूसरे बिंदु को अब बी मान लो, इसका कोऑर्डिनेट 8 के है। और तीसरे बिंदु को आप सी मान लो, जिसका कोऑर्डिनेट 12 और -6 है। संरेखी है। अब एक बात बताओ, अब इसको संरेखी होने का शर्त क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। हम लोग को पहले से पता है कि संरेखी होने पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0 के। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये बराबर किसके आ जाएगा? 0 के। अब देखो कि यहां पे पहले आपको x1 y1 की गुत्थी सुलझानी होगी। इसको आप x1 मान लो, इसको आप x2 मान लो और इसको आप x3 मान लो। इसको आप y1 मान लो, इसको आप y2 मान लो और इसको आप y3 मान लो। बातें समझ में आ रही है? अब जो भी चीजें आपको नजर आ रही है, इसका मान यहां पे पुट कर दो। 1/2 x1 के जगह पे कितना है? 4। y2 के जगह पे कितना है? k। y3 के जगह पे कितना है? -6, और पहले से एक माइनस मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। x2 कितना है? 8। y3 कितना है? तो y3 ये -6 है। और y1 कितना है? 6, तो यहां पे -6 आ जाएगा, प्लस x3 के जगह पे 12। और y1 कितना है? तो y1 ये 6 के बराबर है। और y2 कितना है? k के बराबर है। और ये बराबर हो जाएगा किसके? 0 के। बातें समझ में आ रही है? अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो, 1/2 4 को k से गुना करेंगे 4 के, 6 को 4 से गुना करेंगे 6 चौके 24, यहां पे 8 और गुने -6 और -6 -12 हो जाएगा, प्लस 12 को 6 से गुना करेंगे 72, माइनस 12 को k से गुना करेंगे तो 12 के, और ये बराबर किसके आ जाएगा? 0 के। अब एक चीज देखो, 1/2 अगर इस तरफ गुना में है, इस तरफ भाग में जाएगा, तो यहां पे देखो कि 2 यहां पे कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा, 0 को गुना करेंगे 1/2 से तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 4 के प्लस 24 और प्लस माइनस माइनस 12 96 प्लस 72 और -12 के, और ये बराबर हो जाएगा किसके? 0 को गुना करेंगे 1/2 से तो 0 हो जाएगा। 2/1 से इस तरफ जाने पे 2/1 आ जाएगा, या आप इसको 0 कह सकते हो, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को गुना करने पे रिजल्ट 0 ही होता है। अब समझने की कोशिश करो, 4 के और -12 के, ये कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा 4 के और -12 के है, ये आ जाएगा -8 के। -8 के और 72 और 24 कितना आ जाएगा? 96, तो प्लस 96 और -96, और ये बराबर हो गया 0 के। ये और ये तो कट जाएगा, तो मतलब आप कह सकते हो -8 के बराबर हो गया 0 के, या k कितना के बराबर आ गया? 0/-8, या आप कह सकते हो 0 के बराबर आ गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? k का मान ज्ञात करिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि k का मान कितना आ गया? अतः k बराबर कितना आ गया? ये आपको 0 के बराबर आ गया। ओके,
अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सिद्ध करें कि बिंदु -1.53 6 -2 एवं -3 4 संरेखी हैं। अब आपको पता है कि संरेखी के लिए शर्त क्या है। संरेखी के लिए शर्त यह है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदुएं संरेखी है। इसका मतलब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर सिद्ध करना होगा। तो हम लोग मान लेते हैं इसको, माना कि एक को आप a मान लो, हम लोग a मान लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -1.5 और 3। एक को आप b मान लो, कितना आ जाएगा 6 और -2। और एक को आप c मान लो और इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -3 और 4। अब एक चीज बताओ, ABC आपको पता चल गया। अब हमें संरेखी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पता कर लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 अब प्लस x3 y1 - y2। और ये बराबर कितना के होना चाहिए, 0 के बराबर। अब एक चीज बताओ, पहले x1 और x2 तो क्लियर कर लो कि क्या होगा। हम लोग इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, इसको x3 मान लेते हैं, इसको y3 मान लेते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 1/2। अब देखो कि x1 के जगह पे कितना है -1.5 गुने y2 के जगह पे कितना है -2 और y3 के जगह पे कितना है 4, यहां पे -4 आ जाएगा जोड़। x2 के जगह पे कितना है 6, y3 के जगह पे कितना है 4, y1 के जगह पे कितना है तो 3 और x3 के जगह पे कितना है तो -3, x3 की जगह पे कितना है तो -3 है, -3। और y1 की जगह पे कितना है तो y1 की जगह पे 3 है और y2 की जगह पे कितना है तो -2 है, तो माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा आपको 2। बातें समझ में आ रही है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 1/2 -1.5 और गुने -4 और -2 -6 आ जाएगा प्लस 6 गुने 4 -3 करेंगे 1 आ जाएगा प्लस -3 गुने 3 अब प्लस 2 को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। या आप इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस और माइनस प्लस और 1.5 को अगर 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 पंचे 30 का 0 हाथ में 3, 6 कम 6 3 9 मतलब 1.5 गुने 6 बराबर 9 प्लस 6 और माइनस 5 गुने 3 15। या आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 9 और 6 कितना आ गया 15 और माइनस कितना हो गया 15। अब एक बात बताओ कि 15 - 15 0 के बराबर होगा और 1/2 को 0 के बराबर करने पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिल गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 0 के बराबर मिल गया। इसका मतलब यहां से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि बिंदु A, B और C संरेखी होगा। हम लोग यहां से कह सकते हैं अतः बिंदु A, B, C संरेखी होगा। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, रैखिक है या इसके बदले आप संरेखी शब्द के बदले रैखिक शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हो। रैखिक होगा, इसी को संरेखी कहते हैं या इसी को रैखिक भी कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि त्रिभुज OAB में कोण AOB 90 डिग्री का है, OA A का है, OB B का है और AB C के है और O से OP जो P के बराबर है AB पर लंब डाला गया है। तो सिद्ध करें कि 1/P² बराबर 1/A² प्लस 1/B² होगा। अब समझने की कोशिश करो, पहले क्या कहा गया कि OAB एक समकोण त्रिभुज है। हम लोग एक OAB समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं कि यह समकोण त्रिभुज है, इसका नाम आप A रख लो, इसको O मान लो और इसको B मान लो। अब क्वेश्चन में जो सब कहा गया उतना करते जाओ। AOB 90 डिग्री का है
तो AOB कोण कितना का है? 90 डिग्री का है। OA A के बराबर है, मतलब ये जो है ये टोटल लेंथ ये किसके बराबर है? ये A के बराबर है। ओके, OB B के बराबर है, ये रहा OB, और ये किसके बराबर है? तो B के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे कहा गया कि AB C के बराबर है, तो ये रहा AB, और ये किसके बराबर है? C के बराबर है। बातें समझ में आ गई? ABC के बराबर है। अब कहा गया कि O से OP पर लंब डाला गया है। अब O से AB पर लंब डाला गया और उसका नाम क्या है? OP है। इसको आप मान लो ये P रहा। इस बिंदु का नाम हमने क्या रख लिया? P रख लिया। AB पर लंब डाला गया। अब लंब अगर डाला गया है तो ये 90 डिग्री का कोण यहां पे बना रहा होगा। बातें समझ में आ रही है? इतना तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। सिद्ध हमें क्या करना है? 1/P² बराबर 1/A² प्लस 1/B²। अब एक चीज देखो कि अगर आप यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करते हो, OAB त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB या AOB कह सकते हो का क्षेत्रफल। अब आपको इतना पता होगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 और गुने आधार के जगह पे क्या है? OA है, और ऊंचाई के जगह पे क्या है? यहां पे गुना का चिन्ह है, आधार और गुने, और ऊंचाई के जगह पे क्या है? OB है। या आप किसी एक को आधार और एक को यहां पे OA OB या OB OA लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? 1/2 गुने। अब देखो OA किसके बराबर है? स्मॉल a के बराबर है। AB किसके बराबर है? तो C के बराबर है। यहां पे OB किसके बराबर है? तो B के बराबर है। यहां से B आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 गुने A गुने B। इसको आप मान लो समीकरण 1। ओके, अब एक बात बताओ, ये तो आपको आधार रहा और ये लंब रहा, तो हमने यहां से पता कर लिया। अब हम फिर से अगर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल पता करते हैं। अब एक बार आप AB को आधार मान लो और OP को लंब मान लो। हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 अगुने। अब आप आधार को मान लो AB, ऊंचाई को मान लो PO, या इसको लिख सकते हैं 1/2। AB कितना के बराबर है? C के बराबर है। और PO किसके बराबर है? तो PO के बारे में आपको हमें क्या दिया गया? OP P के बराबर है। तो यहां पे इसको ये जो है हमें P के बराबर दिया गया, तो ये हमने यहां पे गलत कर लिया। P यहां नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका लेंथ आपको P के बराबर दिया गया, ये आपको P दिया गया। तो ABC है ना, इसको आप D मान लो। अब AOB, इसको आप क्या करो? P मान लिए हो, इसको आप Q मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मान सकते हैं। तो इसकी लंबाई हो गई कितनी? C, और OQ की लंबाई कितनी हो गई? P। तो यहां पे आपको आ जाएगा P। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसको आप मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखो, यहां पे OAB का क्षेत्रफल, यहां पे भी OAB का क्षेत्रफल, मतलब LHS इक्वल है, तो इसका मतलब RHS इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से अब LHS लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको RHS लेना है। इसका मतलब 1/2 गुने A गुने B, ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुने C गुने P के। 1/2 से 1/2 कट गया। यहां से हम लोग कह सकते हैं AB बराबर PC के आ गया। या आप इसको लिख सकते हो, C को इस तरफ अकेला छोड़ दो, C बराबर कितना आ जाएगा? तो C बराबर आपको आ जाएगा AB/P। इसको आप मान लो समीकरण 3। समीकरण 3 आ गया। अब एक बात आपको पता होगा कि अगर समकोण त्रिभुज की बातें होगी, ये क्या है? ABC समकोण त्रिभुज है। यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, और पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज या समकोण त्रिभुज AOB में
कर्ण के जगह पे क्या है AB, तो कर्ण स्क्वायर। लंब के जगह पे क्या है AO, तो AO स्क्वायर। और आधार के जगह पे क्या है OB, तो OB स्क्वायर। कहां से आया? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसके प्लेस पे जो वैल्यू है उसको पुट कर लो। AB किसके बराबर है? यहां पे देखो कि AB जो है वो C के बराबर है, तो यह आ जाएगा C स्क्वायर। AO किसके बराबर है? ये रहा AO, AO A के बराबर है, तो यह आ जाएगा A स्क्वायर। OB किसके बराबर है? OB B, तो यह आ जाएगा B स्क्वायर। ओके। अब एक चीज देखो कि समीकरण 3 में आपने क्या देखा कि C बराबर है AB बट्टा P। अब हम C के जगह पे AB बट्टा P लिखें तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं AB बट्टा P, C स्क्वायर है, यहां पे इसका स्क्वायर आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। अब इसका आप स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर और बट्टा P स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। ओके, या इसको अगर अकेला छोड़ेंगे तो ये आपको आ जाएगा 1 बट्टा P स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और बट्टा A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर के। यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं A स्क्वायर बट्टा A स्क्वायर B स्क्वायर, B स्क्वायर बट्टा A स्क्वायर B स्क्वायर। A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, B स्क्वायर से B स्क्वायर कट गया, तो यहां से कितना आ गया 1 बट्टा B स्क्वायर और जोड़ 1 बट्टा A स्क्वायर। या आपको प्रूफ क्या करना था? तो आपको प्रूफ यही करना था। अतः हमें मिल गया 1 बट्टा P स्क्वायर बराबर 1 बट्टा A स्क्वायर अब प्लस 1 बट्टा B स्क्वायर, और यही तो हमें प्रूफ करना था। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यदि बिंदु A जिसका निर्देशांक 6a है, B जिसका कोऑर्डिनेट 8 2 है और C जिसका कोऑर्डिनेट 9 4 है और D जिसका कोऑर्डिनेट P 3 है, एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान बताइए। अब हमें क्या कहा गया कि एक समानांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, हम लोग इसको मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज। अब आप इसको इससे मिला लो और इससे इसको मिला लो। इसका नाम रख लो, इसको A मान लेते हैं, B रहा, इसको C मान लो और इसको D मान लो। अब हमें क्या सब दिया गया? हमें दिया गया A जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 6 और 1 है, B का कोऑर्डिनेट कितना है 8 2 है, C का कोऑर्डिनेट कितना है तो 9 4 है और D का कोऑर्डिनेट कितना है तो P और 3 है। अब आपको इतनी सी बस बात समझ में आनी चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। इसको अगर हम लोग मान लेते हैं पॉइंट O, तो O पे आकर के समद्विभाजित करेगी। असमद्विभाजित का मतलब क्या हुआ? बराबर बराबर दो भागों में बांटना। इसका मतलब OD बराबर हो जाएगा OB के और OC बराबर हो जाएगा OA के। तो बस एक लाइन आप यहां पे लिख लो कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब देखो कि ये O अगर आ जाएगा तो AC का मध्य बिंदु O हो जाएगा और BD का भी मध्य बिंदु O हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं AC का मध्य बिंदु O का निर्देशांक अब इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। यहां से आपको आ जाएगा x1 के जगह पे कितना है 6
x2 के जगह पे 9, 6 प्लस 9/2 और इसके बाद 1 प्लस 4/2। इसको आप लिख सकते हैं 15/2, 5/2। चलो ये आ गया। अब इसी तरीके से आप BD का पता कर लो। तो BD के मध्य बिंदु O का निर्देशांक अब ये किसके बराबर आ जाएगा? तो ये आपको आ जाएगा x1 प्लस x2 मतलब p प्लस 8/2 और 2 प्लस 3/2। अब एक चीज देखो कि ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसका मतलब देखो, इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर, इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर। क्योंकि देखो एक स्टेप अगर और आप सॉल्व करोगे तो p प्लस 8/2 और यहां पे 3 प्लस 2 5, 5/2। देखो यहां भी 5/2 और 5/2 बराबर है। इसका मतलब ये भी x कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। यहां से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 15/2 बराबर हो जाएगा p प्लस 8/2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 15 गुने 2 और बट्टा 2 और ये बराबर हो जाएगा p प्लस 8 के। 2 से 2 काट दो तो यहां से कितना आ गया? तो p आपको आ गया 15 माइनस 8 बराबर 7 और p बराबर 7 ही आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? p का मान निकालने के लिए, तो ये आपको 7 के बराबर आ गया। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -4, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। अब देखो हम लोग मान लेते हैं कि दो बिंदु है। एक को आप मान लो बिंदु A और एक को आप मान लो बिंदु B। A का कोऑर्डिनेट कितना है? -4, 7। B का कोऑर्डिनेट कितना है? 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को एक कोई बिंदु है जो 2:3 में विभाजित करती है। हम लोग मान लेते हैं कि इस बिंदु को P मान लेते हैं और ये इसको 2:3 में विभाजित करती है। तो ये आ गया अनुपात 2 और ये आ गया अनुपात 3। बातें समझ में आ गई? अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए। मतलब आपको बिंदु P आपने माना तो आपको इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब XY कोऑर्डिनेट पता करना है। कैसे पता करेंगे? अब आपको इतना पता होता है कि हम लोग कैसे मानते हैं। हम लोग इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। अब एक को मान लो, ये इसको मान लो कि ये m के बराबर है और इसको मान लो कि ये n के बराबर है। बातें समझ में आ गई? हमने यहां पे सब कुछ कर लिया फिट। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? x बराबर mx2 प्लस nx1 और डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब इस पे पुट कर लो। m के जगह पे कितना है? 2 है। x2 के जगह पे कितना है? 4 है। n के जगह पे कितना है? 3 है। x1 के जगह पे कितना है? -4 है बट्टा m प्लस n मतलब 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 4 को 2 से गुना करेंगे 8 आएगा, 4 को 3 से गुना करेंगे 12 आएगा और बट्टा कितना आ जाएगा? 3 और 2 5। यहां से आपको आ जाएगा -4/5। अब आप y कोऑर्डिनेट पता कर लो। अब y के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो फॉर्मूला लिख लो my2 प्लस ny1 और बट्टा m प्लस n और ये बराबर हो जाएगा m के जगह पे कितना है? 2 और y2 के जगह पे कितना है? 3, n के जगह पे 3 और y1 के जगह पे 7 और बट्टा m प्लस n मतलब 2 प्लस 3। 3 दूना 6, 7 तिया 21। अब बट्टा 3 और 2 5, 21 से 6 कितना आ जाएगा? my2। अब देखो कि एक आपको दिया गया है -3, ये कितना है हमें? -3 के बराबर है।
तो -3 आ जाएगा। my2 मतलब यहां पे -3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हैं -6 + 21/5, तो मतलब कितना आ गया, ये आपको 15/5 आ गया। 5 कम 5 5 दिया 15, ये 3 आ गया। हमें क्या पूछा गया, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट XY है, और ये कितना आ गया, तो -4/5 और 3 के बराबर आ गया। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 7 - 2 5 1 3 के में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदुएं समरेखी हो। और आपको पता है कि तीनों बिंदुओं के समरेखी होने का शर्त क्या है, शर्त यह है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 के बराबर होने चाहिए। ओके, हम लोग मान लेते हैं एक को ए, एक को बी और एक को सी। माना कि एक को आप ए मान लो और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 7 - 2, बी मान लो जिसका कोऑर्डिनेट 5 1 है, और सी मान लो जिसका कोऑर्डिनेट 3 के है। एक रेखाखंड है, सॉरी रेखाखंड है। तो अब आपको यह पता कर रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 के बराबर होगा, यह तो बिल्कुल क्लियर है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहां पे समझो, पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 और y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 और y1 - y2, और ये बराबर होगा किसके, 0 के। अब x1 x2 का गुत्थी पहले सुलझा लो। इसको आप x1 मान लो, इसको आप x2 मान लो, और इसको आप x3 मान लो, इसको आप y1 मान लो, इसको आप y2 मान लो, और इसको आप y3 मान लो। ओके, अब जो भी वैल्यू यहां दिख रहा है इसको यहां पे पुट करो। अब देखो कि 1/2 x1 के जगह पे कितना है, 7 है, y2 के जगह पे कितना है, 1 है, और y3 के जगह पे कितना है, k है, 1 - k। x2 के जगह पे कितना है, 5 है, y3 के जगह पे कितना है, k है, और y1 के जगह पे कितना है, तो -2 है, तो यह आ जाएगा -−+2। x3 के जगह पे कितना है, 3 है, y1 के जगह पे कितना है, -2 है, और y2 के जगह पे कितना है, 1 है, तो ये आ जाएगा -1, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। बातें समझ में आ रही है। इसको आप यहां से लिख सकते हो 1/2, 7 को 1 से गुना करेंगे 7, 7 को -k से गुना करेंगे तो -7k, 5 को k से गुना करेंगे 5k, और 5 को 2 से गुना करेंगे 10, और इसको देखो कि -2 और -1 तो -3, और -3 को अगर 3 से गुना करेंगे तो -9 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2। अब देखो कि 7 और 10 17, 17 - 9 तो 8, -7 के और +5 के तो -2 के, बराबर आ जाएगा 0 के। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 8 - 2 के और बराबर, ये इस तरफ जाएगा तो 0 × 2 हो जाएगा, या आप इसको कह सकते हो 8 - 2 के, और ये बराबर हो जाएगा 2 × 0 मतलब 0 के। हम लोग यहां से कह सकते हैं 8 बराबर हो जाएगा 2k के, या अगर k का वैल्यू पता करना चाहें तो ये 8/2 आ जाएगा। और 8/2 कहने का मतलब 4। हम लोग कह सकते हैं कि अगर दिए गए बिंदु में अगर k का मान 4 रखा जाए तो दिया गया तीनों बिंदु क्या होगा, समरेखी हो जाएगा। हम लोग यहां से कह सकते हैं अतः दिए गए बिंदु k = 4 के लिए समरेखी है। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।